अगर तो दिमागी तौर पे क्लैरिटी बेहतर होती, पता होता कि हमारा मकसद क्या था इस कौम को बनाने का, जो कि अब तक नहीं पता किसी को। हुसैन हक्कानी साहब भी लिखते हैं कि मुस्लिम लीग की टॉप टियर लीडरशिप में से अक्सरियत को पता ही नहीं था कि पार्टीशन के बाद करना क्या है। तो नज़र अभी तक वही आता है कि हर किसी का अपना विज़न है पाकिस्तान का और कंसेंसस ही नहीं है। किसी एक रूल ऑफ लॉ के ऊपर भी कंसेंसस नहीं है। कोई कहता है कि शरिया के तहत पाकिस्तान को चलना चाहिए, कोई कहता है कस्टमरी लॉ होना चाहिए, कोई कहता है कि ट्राइबल कल्चर होना चाहिए। तो किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक रूल के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है। इसी वजह से आज तक हम भटक ही रहे हैं और जो मीनिंग क्राइसिस है इस कौम का वो ख़त्म नहीं हो रहा। मुजम्मिल साहब, आपने जो बात की उससे टाइम्स ऑफ इंडिया का वो कार्टून मेरे जहन में आता है जो अगस्त 47 में छपा, जिसमें जिन्ना साहब अपने 3-4 साथियों के साथ खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं कि नाउ दैट वी हैव गॉट अ कंट्री ऑफ आवर ओन, व्हाट शुड वी डू विद इट। तो छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे हैं द भारत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें कि मैं आज आप लोगों के लिए फिर से डिमांड पे लेकर के आया हूँ सैयद मुजम्मिल हुसैन, जिनका की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होता है और उन्होंने फिर से जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर में जो है वो तीखा वार किया है मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर में, कि जिन्ना ने एक देश तो बना लिया भारत से अलग होकर, पर उनको पता ही नहीं था कि उस देश के साथ करना क्या है। यही कोट जो है सैयद मुजम्मिल हुसैन ने कहा है। तो पहले तो चलिए ये वीडियो हम लोग जो है वो साथ मिलकर देख लेते हैं और फिर लास्ट में जो है वो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अपना पॉइंट तो ज़रूर ही बात रखता के हूँ। जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, वो इतना ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है कि उसमें हम जो है वो बिहेव करते हैं एक अरब स्टेट की तरह, जबकि ताल्लुक हमारा सेंट्रल एशिया से या फिर अगर कहा जाए मिडल ईस्ट से उस तरह से नहीं है। तो हम अपनी रूट्स को भूल जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान इस पॉलिसी का ये होता है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी मैं समझता हूँ कि ब्लंडर है, वो ये है कि हिंदुस्तान का ट्रेड बॉयकॉट। क्योंकि मैंने भी मुज़म्मिल असलम साहब जो कि पीटीआई के इकोनॉमिक मैनेजर रह चुके हैं, आगे भी होंगे, उनसे सवाल किया कि हिंदुस्तान से ट्रेड करने के बारे में क्या ख़्याल है? उन्होंने कहा हो ही नहीं सकती, जब तक कश्मीर का मसला है, ये तो बहुत ज़्यादती होगी पाकिस्तान के नज़रिए के साथ अगर हम ये करेंगे तो। तो ये विज़न है उन लोगों का जिनके हाथ में हम मुल्क सौंपने की तैयारी करके बैठे हुए हैं, कि एक बॉर्डर के ऊपर आपकी अफ़गानिस्तान से लाखों डॉलर रोज़ का स्मगल हो रहा है, गंदम स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान का वाघा बॉर्डर बंद पड़ा है। वहाँ से कोई ट्रेड नहीं हो सकती, चाहे लोग भूखे मरते रहें यहाँ पे। तो इस फ़ॉरेन पॉलिसी की जो आइडियोलॉजिकल टॉक्सिसिटी है, उसकी वजह से हम एक बॉयकॉट करके बैठे हुए हैं हिंदुस्तान का, जिसका उनको कोई नुकसान नहीं है, आपको है। लद्दाख में चीन और हिंदुस्तान की जंग चल रही है, उसके बावजूद ट्रेड होती है। लेकिन हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ब्लंडर मैं समझता हूँ यही है कि अच्छा आइडियोलॉजी की बेसिस पे जी, मुजम्मिल असलम की आपने बात की, तो क्या आपने उनको फिर क्वेश्चन किया कश्मीर पे कि इसका क्या सोल्यूशन है और ये मसला पैदा कैसे हुआ? मसलन जी एम्बेसडर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, नजमुत साकिब, तो उन्होंने उनसे बात की, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात की, तो उन्होंने खुद ही कश्मीर की बात कर दी और वो कह रहे थे कि जी हमारा जो स्टांस है ना, उसको हिस्ट्री भी सपोर्ट करती है, उसको पार्टीशन का प्रिंसिपल भी सपोर्ट करता है। उस पर जब मैंने उनसे ये कहा कि जूनागढ़ की एक्सेशन फिर क्यों कबूल की गई, अगर उसूल ये था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे जो कंटिगुअस है, तो जूनागढ़ तो कंटिगुअस भी नहीं था, मुस्लिम मेजोरिटी भी नहीं थी, एंड ही हैड नो आंसर। और मैंने उनको कोट किया, एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं शाहिद अमीन, उन्होंने किताब लिखी है फॉरेन पॉलिसी पे, उन्होंने ये लिखा कि हमारा जो स्टैंस था जूनागढ़ पे, इट इरोडेड पाकिस्तान केस ऑन कश्मीर, पीछे क्या रह जाता है फिर। तो इस तरह की बिल्कुल ऐसे ही है। सुपरफिशियल आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिए, लेकिन मैं अपने देखने वालों से ये कहूंगा कि प्लीज जब आप कमेंट करें तो उसको पोलाइट रखा करें, उसको सिविल रखें, उसको रूड ना बनाएं, उसको गाली गलोच ना बनाएं। और गाली गलोच से जो है आपकी बात का वजन बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। तो मुजम्मल असलम से आपने इस तरह की कोई क्वेश्चन आगे नहीं किया कि कश्मीर का मसला किन लाइंस पे हल होना चाहिए, व्हाट इज द प्रैक्टिकल सोल्यूशन, व्हाट इज द प्रैग्मेटिक सोल्यूशन टू द कश्मीर इशू? मैं समझता हूँ किसी के पास इनके पास नहीं है। मैंने उनसे यही सवाल किया कि ये कश्मीर के ऊपर नेगोशिएशंस के बारे में फिर आप क्या विज़न है? तो उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले जो आर्टिकल 370 और 35 ए है, उस पर जो हिंदुस्तान ने एडवांसमेंट की है वो वापस करनी पड़ेगी, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ होगा। तो आप ये देखिए कि अपनी सेल्फ वर्थ को इतना ज़्यादा हाइप देना कि हम जो कह रहे हैं वो अगला करेगा, उसके बाद बात शुरू होगी। एक लंबी तारीख़ है इसकी, क्योंकि ताशकंद के अंदर भी आपने बायलैटरल इश्यू तस्लीम कर लिया इसको।
1948 की रेजोल्यूशन के अंदर जो यूएन में लिखा हुआ है कि आपने पहले डीमिलिटराइज करना है, वो कभी नहीं हो सका। इसके अलावा 3-4 जंगें भी लड़ ली, सब कुछ करके देख लिया। जूनागढ़ की जो आपने मिसाल दी, उसमें 80% पॉपुलेशन वहाँ की हिंदू थी, लेकिन चूंकि वहाँ का जो नवाब था उसने आपके हक में फैसला किया, तो आपने उस केस को तो एक्सेप्ट कर लिया। वो और बात है कि नेहरू साहब ने बाद में आर्मी भेज के वहाँ पे तो उसके वहाँ पर ऑपरेशन कर दिया। लेकिन हमने वही आपसे एग्री करूंगा कि हमने अपना केस तो खराब कर लिया। एनालॉजी कैसे बनाएंगे? अगर हिंदुस्तान में जो है वो एक्सेशन उन्होंने करने का कश्मीर ने फैसला कर लिया, तो आपने जूनागढ़ की एक्सेप्टेंस पे प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि अगर पॉपुलेशन वहाँ मेजॉरिटी कोई और भी हो, लेकिन जो लीडर है वो आपके हक में फैसला करे, तो इसका मतलब ये है कि फिर स्टेट आपके पास आनी चाहिए। तो एक पूरी तारीख है गलतियों की और विजन किसी के पास नहीं है। इन जो मेन स्ट्रीम सियासी पार्टियां हैं, अभी बिलावल भुट्टो साहब का बयान देख लीजिए, मुझे हैरानगी हुई है सुनकर कि वैसे कहने को एक लिबरल पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी है, एक ऐसी जमात है जो थोड़ी सी सेंटर लेफ्ट की जमात कहलाती है, वो जाकर जी बुचर ऑफ गुजरात कह रहे हैं। आप बेशक कहते रहें, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कहना चाहिए या क्या करना चाहिए, बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री फॉर यू, ही इज नॉट अ मैन। वो आइसोलेटेड कैपेसिटी में आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपका नेशनल इंटरेस्ट सैक्रिफाइस होगा। तो इस आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी वाली बात है कि घास खा लेंगे, बम बनाएंगे और हिंदुस्तान का ऐसा ऐसी के तैसी कर देंगे। जब तक इतनी हॉस्टिलिटी यहाँ पर रहेगी, ये खित्ता जो है तरक्की नहीं कर सकता। आप बार बार साग कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करते हैं, कोई टॉक्स होने नहीं देते, और मसला सिर्फ और सिर्फ जो है वो आइडियोलॉजिकल है। जी, पिछले दिनों मैंने एक ऑनलाइन मैगजीन के एडिटर साहब का इंटरव्यू किया, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिलावल के इस बयान की सपोर्ट कर रहे थे कि जी चूंकि हमारे रिलेशंस इतने खराब हैं तो इस तरह की टेट फॉर टैट चलती है। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि क्या आप हालात को खराब करना चाहते हैं? तो फिर इमरान खान का मैंने रेफरेंस दिया कि उन्होंने किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। तो वो कहने लगे आप इमरान खान को क्यों सीरियस लेते हैं? तो मतलब आप भले सीरियस ना लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो सीरियस लेती है ना, वो तो उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर समझती है ना। तो प्राइम मिनिस्टर की बात को अगर कोई सीरियस नहीं लेगा तो किसकी बात को सीरियस लेगा? और फिर मैंने कहा जी भुट्टो साहब के बारे में क्या ख्याल है? अगर इमरान खान को फॉरेन पॉलिसी की नाइसिटीज का नहीं पता, तो क्या भुट्टो साहब को भी नहीं पता था? उन्होंने भी तो कहा था ना 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। और ओरियाना फलाची को जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की। और फिर जब शिमला कॉन्फ्रेंस करीब आई तो फिर अपने एम्बेसडर्स को भेजा कि जाओ पता करो, वो अफ्रीका में थी कहीं, कि उसको पता करो और उससे रिक्वेस्ट करो कि वो इंटरव्यू के वो हिस्से जो है ना वो निकाल दे जो जिसमें भुट्टो साहब ने इंदिरा गांधी के बारे में बात की। तो ये तो हमारी पूरी हिस्ट्री है कि हमारे लीडर्स जो हैं इस तरह की बात करते हैं। और बिलावल साहब ने भी, जब आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी जी आए थे लाहौर, तो इन्होंने सबसे पहले कश्मीर के इलेक्शंस में नारा लगाया था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इंडिया में तो कोई ऐसा नारा नहीं लगा कि शरीफ का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो ये हमारे यहाँ क्या है कि अच्छे भले इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग भी जो हैं वो भी इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते नजर आते हैं। देखिए, वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए होता है। अब अगर बिलावल साहब ने ये बात की है तो उन्होंने एज अ डिप्लोमेट नहीं की, ये एक पॉपुलिस्ट किस्म का मीडिया की कंजम्पशन के लिए उन्होंने बयान दिया जिसमें वाह हो जाए और पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम ना लगे कि क्योंकि ये सेकुलर हैं तो कहीं ये हिंदुस्तान दोस्त पॉलिसी ना बना लें। तो ऐसी पार्टीज जब इक्तदार में आती हैं तो इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि राइट विंग जो है वो पहले ही स्क्रूटनी कर रही होती है इनकी। तो इस खौफ में कि कहीं हमारे ऊपर ये ठप्पा ना लग जाए कि हम हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करेंगे, तो वो मजीद पॉपुलिस्ट हो जाते हैं, वो मजीद कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड अपना लेते हैं। और जिस तरह से ये बयान दिया गया, इसमें डिप्लोमेटिक वैल्यूज को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आप ये नहीं देखते कि एक फर्द आपके सामने जो बैठा हुआ है इसकी हिस्ट्री क्या है। आप उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं एक दूसरी नेशन का, और एज अ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि चूंकि आपने ये कर रखा है, आपने वो किया है, तो इससे नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा। वो और बात है कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपको वोट मिल जाए इस बुनियाद पे और मीडिया में वाह और तारीफें और तालियां बज जाएं, तो वो तो बज जाएंगी। ट्विटर के ऊपर भी बहुत तारीफ हुई बिलावल साहब की, और जगहों पर भी हुई इस वजह से। लेकिन उसके जो फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं वो यही होते हैं कि फिर इस तरह बर्फ पिघलती नहीं है, इस तरह दीवारें बनती हैं। और दीवारें बनने से ये हुआ है कि हमने अपने आप को इंटरनेशनली आइसोलेट कर लिया है। अब $1 अरब हमें चाहिए और भीख मांगते हुए पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। कल IMF के साथ नेगोशिएशन का आखिरी दिन था, कोई डेवलपमेंट उसमें सामने नहीं आई, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। डॉलर जो है वो पीक जो है वो आसमान तक पहुंच चुका है, इतना महंगा हो गया। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए
करना ये चाहिए था कि आप अपने खित्ते के अंदर एक दोस्ती की फ़ज़ा कायम करें, आस-पास नेगोशिएट करें, बात करने की कोशिश करें लोगों से, जो हर एक को आपने हॉस्टिलिटी में फँसाकर अपना दुश्मन बना लिया है, ख़त्म करें उस चीज़ को। लेकिन मज़ीद हाइटन इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने भी पहले बयान दिया था कि वहाँ पर इलेक्शन में मोदी को जीतना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस आ जाए तो वो प्रेशर में होती है पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के लिए। और पहले उसको सपोर्ट कर दिया और बाद में अब यही कह रहे हैं कि वहाँ पर जिसने बात की कश्मीर के इश्यू के को मलूज़े खातिर रखे बगैर वो दुश्मन है मुल्क का। तो ये कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है और ये कश्मीर एक ऐसी ओपियम है जो इस अवाम को दिन-रात पिलाई जाती है ताकि वो उठ ना जाए इस नींद से जो जिस पे सुला रखा है एस्टैब्लिशमेंट ने और लोगों ने। क्योंकि अगर रियल इश्यूज़ की तरफ आ गए तो फिर तो मसला क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए कश्मीर की डिल्यूजन पालना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस डिबेट में क्या हुआ, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सकीन चौधरी जो कि होस्ट थे, उन्होंने बोला है कि 1947 में जब भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है वो एक कार्टून छापा था जिसमें कि बताया कि यार हम मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको अलग दिखाया, और ये दिखाया कि हम लोगों को देश तो मिल गया पर इसके साथ क्या करना है ये उनको पता नहीं है। और ये मैं तो बोलता हूँ ये उनको आज तक पता नहीं है। ये देखिए कि अगर आप बीज डालेंगे एक बबूल का, तो आपको जो है ये बताइए कि उसमें आम के पेड़ कहाँ से आएंगे। ये समझ लो कि यार अगर आप डाल ही रहे हो, एक नींव ही डाल रहे हो एक देश का एक धर्म के नाम पे। ये मैं आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान पहला विश्व का एक लौता देश है जो कि बना ही है धर्म के नाम पे। अब पाकिस्तान में किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, उनको बस यही बचपन से चुन दिया गया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस हिसाब से तो भाई मैं भी मुस्लिम बन गया, ये मैंने बोल दिया। यार मतलब इन लोगों की जो सोच है ये अभी भी जो है दुनिया जो है वो जा रही है सामने की तरफ, प्रोग्रेस कर रही है, और पाकिस्तान में जो है वो लोग जा रहे हैं पीछे की तरफ। आप उनको देखेंगे एक से एक बहुत बड़े बड़े जाहिल आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे जो है वो लोग आपको बहुत ही ज्यादा एक धूर्त तरीके से जो है वो बात करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात जो है मैंने नोटिस करी है पाकिस्तान के लोगों में कि वो बहुत ही ज्यादा जज्बाती हैं। वो इसलिए भी है कि देखो यार पाकिस्तान में जितने भी शार्प माइंडेड लोग हैं वो तो पाकिस्तान को छोड़ जाते हैं, जो पाकिस्तान में रह जाते हैं वो तो आपको पता ही है कि वो यार पाकिस्तान को नोच के खा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान वो पक्षी है जिसका कि सारा मांस जो है वो पाकिस्तान के आर्मी ने नोच लिया है, पाकिस्तान के आर्मी और ISI ने मिलकर। और जो भी अभी हड्डी वड्डी बचा हुआ है वो भी ये लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। और इनके पॉलिटिशियंस तो यार मेरे को लगता था कि पहले तो यार हमारे देश के जो लोग हैं वो यार बहुत ज्यादा नाखुश है अपने पॉलिटिशियंस से। आप जहाँ पे भी देखिए यार हमारे यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए, बट जब मैं पाकिस्तान के जो है वो पॉलिटिशियंस को देखता हूँ तो यार इन पे बहुत ज्यादा गर्व होता है, पता नहीं क्यों, पर ये तो मानना ही पड़ेगा कि यार अच्छा हुआ कि ये लोग जो है वो पहले ही 1947 में ही चले गए हमारे यहाँ से। अगर यहाँ पे ये होते तो पता नहीं भाई हम लोग कहाँ पे जाने वाले थे। और हमारे देश की जो पासपोर्ट की जो दुर्गति होनी थी वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये लोग भी जो है वो बम बन के दूसरे देशों में फटते रहते इधर से उधर, तो हमारा देश का भी जो है वो कचरा तो होना ही था। तो जो भी होता है आप ये देखो कि यार गीता में एक श्लोक है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आपका नजरिया जो है वो दर्शाता है कि आपने उसको किस ढंग से लिया है। आप ये देखिए कि हाँ भले ही आपको अभी खराब लग रहा हो पर आने वाले समय में वो जरूर ही जो है वो आपको एक अच्छा परिणाम देगा। और मैं तो जरूर कहूंगा कि यार सैयद मुजम्मिल हुसैन ये जो है ये पाकिस्तान के मेरे हिसाब से सबसे जो है वो सही बंदे मुझे लगे, इनको की नॉलेज भी है और ये चाहते भी हैं कि जो है वो एक सूरत बदलनी चाहिए इनकी जो कंट्री की, वो ये चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेमिनार भी करते हैं और ये एक अच्छे खासे स्टैब्लिश्ड वहाँ पे जो है वो एक आप बोलेंगे टीवी एंकर हैं, ये एक पत्रकार है, अभी तो फ्रीलांसर ही है शायद से। तो आप लोग इनके चैनल को भी जाकर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियोस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ज्यादा प्रवचन हो गया मुझे पता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ यार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना।